क्लोनिंग वेक्टर से। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजिज, तो इनको ज़्यादातर क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो प्लाज्मिड होते हैं और जो बैक्टीरियोफेजिज वायरस होते हैं, इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी ये रहती है कि ये अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं, जो इनका जीनोम होता है किनके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और किसके बगैर, इंडिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, कि यदि उस बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए भी उस चीज़ को कंट्रोल करे तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता जो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। मतलब ये विदाउट अंडर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए अपनी जो कॉपी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिज हैव लार्ज हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर, मतलब अपनी बहुत ज़्यादा संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। किसकी? उनके जीनोम की। उनका जो जीनोम होता है, आरएनए वगैरह जो डीएनए है, तो विद इन द बैक्टीरियल सेल के अंदर जब भी वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल वेयर एज द अदर में हैव, जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक सेल के साथ में एक या फिर 2 कॉपी ही तैयार कर सकते हैं, जबकि जो अदर होते हैं जैसे वायरस वगैरह होते हैं तो वो लगभग 15 से लेके 100 कॉपी भी पर सेल वो बना सकते हैं। मतलब अपनी इतनी ज़्यादा कॉपी भी वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर का काम ही क्या होता है, जो डीएनए होता है उसकी कॉपी को इंक्रीज करना। जो भी हमने आरडीटी जो डीएनए एक बनाया रिकम्बिनेंट डीएनए, तो उसकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करवाई जाती है। वी कैन मल्टीप्लाई एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन डीएनए हमने एक जीन मॉडिफाई करके जो एक डीएनए यहाँ पे आरडीटी में तैयार किया है, तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार कर सकते हैं। कैसे? बाय लिंकिंग विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए। उनको प्लाज्मिड डीएनए के साथ या फिर बैक्टीरियोफेज जो डीएनए है उसके साथ लिंक करके, उसके साथ जोड़ के, क्योंकि जैसे ही वो अपनी कॉपी तैयार करेंगे, साथ में जो एलियन डीएनए है इसकी भी कॉपी ऑटोमेटिकली तैयार होती रहेंगी। वेक्टर्स आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट, तो वेक्टर्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ताकि जो फॉरेन डीएनए है उसको आसानी से लिंक कर सकें, उसको आसानी से अपने साथ जोड़ सकें। एंड सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट, और जब प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो जो लिंक कर लेते हैं डीएनए को, वो बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड वो रिकम्बिनेंट्स में आ जाते हैं, और जो उसको लिंक नहीं कर पाते वो नॉन रिकम्बिनेंट्स में आ जाते हैं। लेकिन हम देख के नहीं बता सकते, तो इनको अलग अलग ही इनको प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उससे इनको अलग अलग करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमको रिकम्बिनेंट्स चाहिए होते हैं। उसी को हम क्या करेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉन रिकम्बिनेंट्स को यहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद है जो ये एक PBR322 एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, प्लाज्मिड है ये एक प्लाज्मिड है जो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके अंदर है एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इसको डैमेज कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक जीन है वो इसके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। मतलब अब क्या रहेगा, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन में यदि हम इनको डालते हैं तो जो ये प्लाज्मिड है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये अलग अलग पोर्शन होते हैं इसके। जो भी सर्कुलर डी प्लाज्मिड होता है उसके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए के ऊपर अलग अलग जो जैसे ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहीं से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है। बाकी BA, MH1, SA/I, तो ये HIND3 है जैसे। तो अलग अलग जो साइट प्रेजेंट होती है, अलग अलग जीन प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, और ये हम एक डायग्राम क्लोनिंग वेक्टर का यहाँ से समझ सकते हैं। प्लाज्मिड का डायग्राम है, ना कि ये बैक्टीरियोफेज का। फीचर्स क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर के? तो सबसे पहला फीचर है इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक जगह होती है जहाँ से ये रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए। मतलब यहाँ पे इस जगह से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और कोई भी एनी पीस ऑफ डीएनए आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। तो कोई भी डीएनए का पीस है वो यहाँ पे अपना जो कॉपी नंबर है उसको कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो नंबर है, कितना नंबर इंक्रीज होना है वो ORI के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बारी वो इस साइकिल में जाता है, रेप्लिकेशन साइकिल में कितनी बार वो कॉपी तैयार करता है।
So to recover many piece of target DNA, it should be cloned in a vector where the whose origin sport हाई कॉपी नंबर। तो यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार करनी है किसी भी टारगेट डीएनए की, फॉरेन डीएनए की, तो हम उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे जो ओआरआई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है, मतलब वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकती है हमारे जो जीनोम को। उसके बाद है सिलेक्टेबल मार्कर, इसकी प्रॉपर्टी है दूसरी। तो ये हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन रिकम्बिनेंट्स ही होते हैं। एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट मतलब रिकम्बिनेंट्स। तो हमको रिकम्बिनेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब भी हम जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ में जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको अटैच कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितना हमने फॉरेन डीएनए अटैच किया है वो सारा प्लाज्मिड पे अटैच हो जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्लाज्मिड रखते हैं हम। और ऐसे ही काफ़ी सारी संख्या में हमारे पास जेनेटिक जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो होता है। और जब उनको मिलाया जाता है तो सबके अंदर ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाए। उनमें से कुछ ही जो फॉर्मेट है, कुछ ही जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो अटैच होता है, और कुछ है वो अटैच नहीं हो पाता है। तो अटैच होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाते हैं या रिकम्बिनेंट्स कहलाते हैं, और उन्हीं की ग्रोथ हमको चाहिए होती है, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, ये नॉन रिकम्बिनेंट्स को रिकम्बिनेंट से अलग करते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, या कैनामाइसिन जिसको बोलते हैं। ऐसे ये आर कंसिडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। तो ये इकोलाई के अंदर जो हम बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड यूज करते हैं इकोलाई का, तो उसके अंदर ये जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं उनको हम एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम। मतलब जो बैक्टीरियम है उसका प्लाज्मिड के अंदर जब हम एक फॉरेन पीस, जो फॉरेन डीएनए है या फिर जो हमारा जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं, जिसको डिजायरेबल कैरेक्टर लिए हुए है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको अटैच किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। और जो वहाँ से पीस ऑफ डीएनए जो बन के आएंगे उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर रिकम्बिनेंट्स बोला जाता है। नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक्स। तो जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होती है उसके पास किसी भी एंटीबायोटिक से बचने का कोई उसके पास तरीका नहीं होता। इसका मतलब यही है, डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस, मतलब वो प्रतिरोध नहीं कर सकती किसी भी एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में ही हम जो थर्ड है उसका फीचर वो क्लोनिंग साइट देखेंगे। क्लोनिंग साइट क्या होती है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये एक ऐसी साइट होती है जो कि इनके पास एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट का होना जरूरी माना जाता है, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा पहचाने जा सके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, एक रिकॉग्निशन साइट को, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानते हैं और उसी जगह से वो कट करते हैं। यदि एक से ज़्यादा जो रिकॉग्निशन साइट यदि प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से क्या होएगा, अलग अलग सेवरल फ्रैगमेंट्स बनेंगे वहाँ पे, और सेवरल फ्रैगमेंट्स अलग अलग लेंथ के देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जीन क्लोनिंग है उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो प्रोसेस को ईजी वे में करवाने के लिए जो क्लोनिंग साइट्स हैं उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, जो रिकॉग्निशन साइट है वो एक ही रखी जाती है, सिंगल रखी जाती है। जैसे एग्जांपल है बाम H1 साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322, जो हमने डायग्राम देखा था इसका, इसके अंदर एक बी बाम H1 साइट होती है जो कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स होता है उसके प्रति वो रेजिस्टेंस शो करती है। उसके बाद है सिलेक्शन बाय पुटिंग ऑन ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो इसको जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है कैसे यूज किया जाता है, तो हम इसमें रिकम्बिनेंट्स को या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे। तो जब हम जो क्लोनिंग करवाने के बाद सारा जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको टेट्रासाइक्लिन जो केमिकल सब्सटेंस लिए हुए हैं ऐसी जगह पे रख देंगे, एक ऐसे मीडियम में रख देंगे जिसके पास टेट्रासाइक्लिन सब्सटेंस है। तो उसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो विल डाई ड्यू टू द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ये रेजिस्टेंस जीन है
यदि ये नॉर्मल है तो ये अपना काम करेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसको टेट्रासाइक्लिन कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो जीन है बाहर से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इस जीन के बिल्कुल बीचों बीच इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है। ये अपना टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जीन के बीचों बीच रखने की वजह से जो मेन जीन था उसके 2 टुकड़े कर दिए, और वो फिर क्या करेगा, रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा। और जिसकी वजह से हमने क्या किया है, ट्रांसपोरेंट फॉर्मेट्स बनाने के लिए, मतलब उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच में हमने जो फॉरेन डीएनए डाला है उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इनएक्टिवेट हो गई है, वो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा और वो डेथ हो जाती है उसकी। तो जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए। उसके बाद है, इसके अलावा कुछ सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो भी यूज किए जाते हैं अल्टरनेटिव। तो वो किस बेस पे काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो जैसे डेड हैं या फिर लिविंग हैं उनको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम नेकेड आई से नहीं बता सकते, जबकि कुछ अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर की खास बात क्या होती है कि वो कलर चेंज कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में अलग अलग कलर शो करते हैं। कौन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसमें क्या होता है, ए रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम जिस भी सीक्वेंस के द्वारा कोड किया जाता है, मतलब जिस भी सीक्वेंस से वो बनाया जाता है, उस सीक्वेंस के अंदर हम डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा, वो कोडिंग सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो नहीं बन पाएगा, और इसकी वजह से काजिंग इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। एक नंबर में ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जब इनएक्टिवेशन होती है किसकी वजह से, किसी भी जीन के इंट्रोड्यूस करने की वजह से, तो इसमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो गिव ब्लू कलर कॉलोनीज। जब हम इनको उगाते हैं, मतलब, और उसके बाद चेक करने के लिए कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट्स इसमें कौन से हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और जबकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो कोई भी कलर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स वाली कॉलोनी कहाँ पे है, और उन्हीं को हम सिलेक्ट कर सकते हैं आगे की प्रोसीजर के लिए, आरडीटी के लिए। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में ही हम देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स में हम किस किस प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के, जो वो यूज कर सकते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियन है, ये प्लांट के अंदर यूज किया जाता है एक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। तो वैसे तो ये क्या करता है, पैथोजन होता है, बीमारी फैलाता है कई डाइकोट प्लांट्स के अंदर। डाइकोट मतलब वुडी प्लांट के अंदर ये बीमारी फैलाता है। डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए। एक ये टी डीएनए जब ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो एक टी डीएनए को छोड़ता है, और जो क्या करता है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल टू इनटू द ट्यूमर सेल। तो ये एक टाइप की कैंसर क्रिएट कर देता है प्लांट में, गांठें बन जाती हैं, जिस भी जगह पे इन्फेक्ट करेगा तो वहाँ पे ट्यूमर बनानी शुरू कर देता है ये। एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। और ये जो ट्यूमर्स बनती हैं, ट्यूमर सेल्स होती हैं, इनको फिर क्या करता है, ये ऐसे केमिकल बनाने के लिए उकसाता है, उनको स्टिमुलेट करता है, जो कि पैथोजेंस को जरूरी होते हैं। मतलब उसकी मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है, अपने काम के सारे सब्सटेंस है वो बनवाना शुरू कर देता है उनसे। और रेट्रोवायरस है जो, वो एनिमल्स में यूज किए जाते हैं। हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरियस सेल। ये कैंसरियस सेल में बदलते हैं। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन किस बेस पे बीमारी फैला रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम इनके जो काम करने के तरीके हैं उसी को बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो यहाँ से कैसे समझेंगे, ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन। जो ये पैथोजन है बीमारी फैलाने वाले, मतलब जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियन है, ट्यूमिफेसियन, ये प्लांट में डिजीज कोज करता है, और रेट्रोवायरस एनिमल में डिजीज कोज करता है। तो ये किस चीज़ की वजह से, ऐसे क्या चीज़ डिलीवर करते हैं, ये जीन डिलीवर करते हैं पैथोजेंस, जो कि क्या करता है फिर, यूज्ड एज ए टूल फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। तो इसी टेक्निक को, जिस तरीके से ये अपने जीन भेज के मनचाया जो काम है वो करवा सकते हैं जिस भी सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं, उसी बेस पे
हम भी क्या कर सकते हैं, इसी मेथड को यूज कर सकते हैं। ह्यूमन मतलब इंटरेस्ट टू द ह्यूमन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है मनचाहे जीन हम इनके द्वारा किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। जो टी आई है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर क्रिएट करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन, इनको हम ऐसी इनको मॉडिफाई करके इनको क्लोनिंग वेक्टर में हमने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन डीएनए उसकी कॉपी बना सकते हैं, विच डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। और हम इसका जो जिसकी वजह से बीमारी फैलाता है उस गुण को इसको दबा देते हैं, उस गुण को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी तो नहीं फैलाएगा, लेकिन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हम जो भी मनचाहा जीन है वो प्लांट के अंदर भेज सकते हैं। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल्स। डिसआर्म्ड का मतलब है उनके जो हथियार है वो छीन लेते हैं हम। हथियार क्या है, डिजीज कोजिंग कैपेसिटी उनकी, वो डिजीज कोजिंग कैपेसिटी यदि हम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद जो रेट्रोवायरस है जो भी जीन भेजेगा वो हम अपने इंटरेस्ट का जीन है उससे किसी भी एनिमल सेल में भिजवा सकते हैं और वहां से एक रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मशीनें काम नहीं कर सकती, यहाँ पे बैक्टीरिया ही काम करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। डीएनए फ्रेगमेंट्स ligated into a suitable vector is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स लाइगेट मतलब उसको चिपकाया जाता है कहाँ पे, सुटेबल वेक्टर के ऊपर, और जहाँ पे उसको ट्रांसफर्ड किसी भी बैक्टीरियल सेल में या फिर प्लांट सेल में या एनिमल होस्ट के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो जो सुटेबल वेक्टर जैसे ये एग्रोफैक्सियम ट्यूनिफेसियन है या फिर रेट्रोवायरस है, तो इनके साथ में हम अपना जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो काम का डीएनए है, जो डिजायरेबल करैक्टर लिए हुए है, तो उसको किसी भी प्लांट या एनिमल या फिर बैक्टीरियल सेल में हम उसको भेज सकते हैं और वहाँ पे वो कॉपी कर सकता है अपनी